लगा दिया है और कि आप लोग खुश नहीं रहो, आप लोग ऐसे नहीं रहो। ये सब चीजों से अगर उनको बचना है, देखिए आपसे कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायिता च ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी का अपनी लाइव कक्षा में हम स्वागत करते हैं। ज्योतिष के अध्ययन की ऑफिशियली ये पहली कक्षा है आपकी। आज से हम लोग ज्योतिष के उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनका उपयोग करके हमें भविष्य कथन करना है। आप सभी लोग टाइमली इस कक्षा में उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी के हम आभारी हैं। समय का अपने जीवन में मूल्य समझ लिया, वही व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है। जो व्यक्ति समय के मूल्य को नहीं समझ पाता, उसकी जीवन में प्रगति नहीं हो पाती। सो ऐसा समझने के बाद समय आप लोग क्लास से जुड़ा करिए और जो कक्षाएं हैं उनका अध्ययन किया करिए, प्रीवियस वीडियो को देखा करिए। आज जो विषय मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, हमारे पास जो ज्योतिष शास्त्र में कॉन्सेप्ट आते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, राशियां 12 हैं, ग्रह 9 हैं, नक्षत्र 27 हैं, इनका मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, इसी का अध्ययन हमको करना है। यही है ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष में मनुष्य के ऊपर 12 राशियों, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो अध्ययन करने का विज्ञान है वो है ज्योतिष। अब इसमें समझने का विषय है कि राशियां 12 होती हैं। 12 जो राशियां होती हैं उनके नाम वो बनी कैसे। तो होता ये है कि हमारे सौर मंडल में, जिसको हम एक सर्कुलर सर्किल के वे में ले सकते हैं, ये एक सर्कुलर वृत्त है। अब इसमें आपको करना क्या है, व्हाट यू नीड टू डू। जिंदगी में वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो अपने समय का सदुपयोग करेगा। देखिए, मोबाइल तो एक ही चीज है,
किसी के पास वो मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ जाए तो बात करता है, किसी के पास आ जाती है वो गेम खेलता है। तो गेम खेलने वाला जो है क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको गेम अपना खेलना बंद करने पड़ेगा। उसी तरह ये जो हमारा राशि चक्र है, इसमें ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं जन्म के समय, उसको जानने के लिए इसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब अगर आप मैथमेटिक्स का यूज करेंगे तो 360 डिग्री को अगर हम 12 भाग में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एक राशि होती है, एक राशि होती है 30 डिग्री। हाँ? एक राशि 30 डिग्री, तो इसको 12 भागों में बांट बांट कर शादी का नहीं करेंगे। देखो ये लड़का यूज करा दीजिए। ऐसे खतरनाक लोगों से, अरे वो इंग्लिश की लेक्चरर है। 0 डिग्री टू 30 डिग्री, कोई बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल 12 भागों में जब आपने बांट दिया तो एक राशि की जो डिग्री होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है, वन राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक राशि जो है 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होती है। 30 डिग्री का मतलब होता है एक राशि। तो एक राशि में कितनी डिग्री हुई, 30 डिग्री। तो एक राशि में 30 डिग्री, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। वन राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब एक राशि की वैल्यू 30 डिग्री हो जाती है तो 30 to 60 डिग्री वाला जो एरिया होता है, अब इन राशियों के नाम की बारी है। नेमिंग द राशि, नेमिंग द राशि मतलब उन राशियों का नाम क्या है। जब आप राशियों के नामनक्लेचर में आते हैं, अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। तो जब आप उन राशियों को सहित याद करेंगे तो आपको प्रेडिक्शन में सहायता मिलेगी। हमारी जितनी कक्षाएं हैं उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रेडिक्शन तक पहुंच जाएंगे। पहले उसको बोलते हैं मेष राशि। पहले नंबर की राशि मेष राशि, ये है पहले नंबर की राशि। 0 to 30 डिग्री, ये जो आकाश में ये पर्टिकुलर 0 to 30 डिग्री का एरिया होगा, इसमें अगर कोई ग्रह आ जाता है तो उसको बोलेंगे ग्रह जो है मेष राशि में। आपने कभी कभी सुना होगा, लोग बताते हैं कि मेरी जन्म कुंडली की राशि तुला है, लिब्रा है, आई एम स्कॉर्पियो, आई एम लिब्रा। तो ये जो राशियां होती हैं इसका मतलब क्या हुआ। जो वैदिक ज्योतिष में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग चंद्र राशि के बेसिस पे लोगों का फलादेश करते हैं। जब वह व्यक्ति उत्पन्न हुआ है सृष्टि में, उस समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही उस व्यक्ति की राशि कही जाती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा तुला में है तो कहेगा हमारी राशि तुला है। अब तुला राशि देखिए 7वें नंबर पे आती है यहाँ, ये है तुला राशि। 0 to 30 मेष राशि है। इसके बाद आती है आपकी वृषभ राशि, 30 to 60 डिग्री। उसके बाद थर्ड नंबर की राशि आती है 60 to 90 डिग्री, मिथुन राशि। मिथुन के बाद आती है कर्क राशि, कर्क के बाद आती है सिंह राशि, सिंह के बाद आती है तुला राशि, सिंह के बाद आती है कन्या राशि। छठे नंबर की जो राशि है वो कन्या है, वर्गो। कन्या राशि के बाद तुला राशि, तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धन, वृश्चिक के बाद वाली जो राशि होती है कुंभ होती है, मकर। आफ्टर वृश्चिक यू गेट मकर। इसमें राशियों का जो क्रम होता है देखिए, पहले नंबर की मेष, दूसरे की वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठवीं कन्या, सातवीं तुला। तुला के बाद आती है वृश्चिक, आठवीं राशि। नौवीं राशि जो होती है वो हमारी धनु होती
धनु के बाद हमारे पास आती है मकर, कुंभ और मीन। तो इस प्रकार कुल 12 राशियां हमारे पास हो जाती है। अब जो हमारी जन्म कुंडली होती है हॉरोस्कोप, उसमें भी 12 खाने होते हैं, पर कभी भी राशियां अल्फाबेटिकल नहीं लिखी जाती। मीन्स अक्षरों में नहीं लिखी होगी, किसी भी कुंडली में राशि को अक्षर में नहीं लिखते, उसको नंबर्स में लिखते हैं। और जो नंबर्स बनते हैं वो सीक्वेंस वाइज बनते हैं। जैसे पहले नंबर की राशि मेष, दूसरी राशि हमारी वृषभ, तीसरी राशि हमारी मिथुन, चौथी राशि हमारी कन्या, पांचवी राशि हमारी सिंह, चौथी राशि हमारी कर्क होती है, छठी राशि हमारी कन्या, सातवीं हमारी तुला, आठवीं हमारी वृश्चिक, नौवीं राशि धनु, 10वीं राशि जो होती है मकर होती है, 11वीं राशि कुंभ होती है और 12वीं मीन होती है। अब इन 12 राशियों को अगर आप देखेंगे तो इन राशियों का अधिपति, राशियां हो गई घर, अब इसकी ओनरशिप की बारी आती है, इनका मालिक कौन है। हर राशि का कोई ना कोई ग्रह मालिक होता है। अगर आप मेष राशि से प्रारंभ करते हैं तो मेष राशि का स्वामी जो है मंगल है। मंगल को दो राशियों का अधिपति कहा जाता है, एक तो मेष राशि 1 नंबर की, और दूसरी 8 नंबर की वृश्चिक राशि, इसका भी आधिपत्य मंगल के पास है। मंगल ग्रह मेष राशि का स्वामी है। मेष राशि जो है मंगल ग्रह के अधीन है। वृषभ राशि ये शुक्र के अधीन आती है। दूसरे नंबर की जो वृषभ राशि है इसका आधिपत्य शुक्र के पास है। एक और राशि शुक्र के पास है 7वें नंबर की तुला राशि। मिथुन राशि जो है वो बुध के आधिपत्य में आती है। बुध के पास एक और राशि है 6 नंबर की कन्या राशि। कर्क राशि को अगर आप समझेंगे, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और सिंह राशि का स्वामी जो है सूर्य है। धनु राशि गुरु के पास है, गुरु के पास एक और राशि है मीन। 10 और 11 नंबर वाली राशियां शनि के आधिपत्य में आती है। सो हमें क्या समझना है, हमारे पास कुल 12 राशियां होती हैं और उनके स्वामी, राशियों के स्वामी, ये हमें पता होना चाहिए किस राशि का कौन सा ग्रह स्वामी है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है, जब भी आप अपने फलादेश करने जाएंगे तो कोई भी ग्रह अपनी राशि में, उच्च और नीच तो अलग है, पर अपने घर में अच्छा परिणाम देता है। जो उसका अपना घर होगा, अगर उसे वह घर मिला हुआ है, वो हाउस मिला है, उसको रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। और यही रिजल्ट मनुष्य के जीवन को भी बताता है। मनुष्य के जीवन में यही ग्रह तो ही सब कुछ देते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो ग्रहों की स्थितियां आपके जन्म कुंडली में बनती हैं, यही आपके जीवन को बनाएंगे। जिस भाव में जो ग्रह है उसी प्रकार आपका जीवन बनता हुआ चला जाएगा। अब इसमें एक प्रयास ये करना है कि हम हमारे इस क्लास को बहुत सारे लोग लाइव नहीं देख रहे हैं, वो उनके पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त लोग हैं। ऐसे लोग जो वीडियो देख करके पढ़ने का अभ्यास करते हैं, तो जो लोग वीडियो देख के पढ़ने का अभ्यास करते हैं, देखिए भाई, और पढ़ें, कमेंट जरूर कर दें। दो चीजें हैं जिसपे आज हमारा फोकस है, इसको फिर से हम आपको रिवाइज करते हैं। छोटे छोटे बिट्स में इसको पढ़ेंगे और फिर समझेंगे, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहली चीज, हमारे पास कुल राशियों की संख्या 12 होती है। 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। इन तीनों का समन्वय, जो 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्रों का जो सम्मिलित प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, सुख के रूप में, दुख के रूप में, उसी का विश्लेषण करना हम लोग सीख रहे हैं। कि ज्योतिष
12 राशियों, 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों को के मिला करके जो प्रभाव बनता है वही उसी का अध्ययन है। अब पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, जो स्काई है जिसमें प्लैनेट्स रहते हैं, उसमें एक राशि को समझे। एक राशि का मतलब हुआ 360 डिग्री को हमने 12 भागों में डिवाइड किया, एक राशि की वैल्यू हुई 30 डिग्री। ये मैथमेटिकल पार्ट है, दिमाग में हमेशा रखिएगा। कोई भी आपसे पूछे एक राशि कितनी डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है। एक राशि की वैल्यू 30 डिग्री की होती है। ये आई कैसे? 360 को 12 से हमने डिवाइड किया, 30 डिग्री आ गया। अब अगर पहले नंबर की जो राशि है मेष राशि, इसमें देखिए मेष राशि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है। अब आप इसका विज्ञान समझिए। ये जो मेष है ये कभी भी कुंडली में लिखा नहीं होगा, कुंडली में लिखा होगा एक। वैदिक ज्योतिष का कॉम्प्लेक्सिटी का कारण क्या है, क्यों ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज सिंबॉलिक। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट सिंबल। आप उसको, उस सिंबल को आइडेंटिफाई करिए, उसको जानने का प्रयास करिए। जब उस सिंबल को आप जान जाएंगे तभी आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। आप कुंडली खोलेंगे तो उसमें कहीं मेष लिखा ही नहीं रहेगा, वहां पर लिखा रहेगा एक नंबर। तो एक नंबर का दिमाग में आपको ये भाव बनाना है कि एक नंबर की राशि मेष राशि है। अब ना उसमें मेष राशि का स्वामी लिखा होगा। अब आपको सोचना है कि मेष एक नंबर का मालिक कौन है, मंगल है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा नंबर वृषभ है, इसका ओनर कौन है, शुक्र है। तीसरा नंबर मिथुन है, इसका ओनर कौन है, बुध है। चौथा नंबर कर्क है, इसका ओनरशिप किसके पास है, चंद्रमा के पास है। पांचवा नंबर सिंह राशि है, इसकी ओनरशिप किसके पास है, इसकी ओनरशिप सूर्य के पास है। छठा नंबर है कन्या राशि, इसकी ओनरशिप किसके पास है, इसकी ओनरशिप है बुध के पास। सातवीं नंबर तुला राशि है, इसका ओनर है शुक्र। आठवां नंबर वृश्चिक है, इसकी ओनरशिप है मंगल के पास। नौवां नंबर है धनु, इसका ओनर है गुरु। 10वां नंबर है मकर, इसका ओनर है शनि। 11वां नंबर है कुंभ, इसकी ओनरशिप है शनि के पास। 10 और 11 नंबर की राशि शनि के पास है। अब इसको अगर शॉर्ट में अगर आप समराइज करना चाहो तो बड़े अच्छे से कर सकते हो, बहुत स्वीट वे में आप समराइज कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। देखिए अगर हम सूर्य को लें, सूर्य किस राशि का स्वामी है, 5 नंबर वाली राशि का स्वामी है। चंद्रमा किस राशि का स्वामी है, 4 नंबर वाली राशि का स्वामी है। 5 नंबर की राशि है सिंह, 4 नंबर की राशि है कर्क। अब हम जाते हैं एक और प्लैनेट के पास, मंगल से शुरू करते हैं। मंगल के पास है 1 नंबर की राशि मेष और 8 नंबर की राशि वृश्चिक। बुध के पास है 3 नंबर की राशि मिथुन और 6 नंबर की राशि कन्या। गुरु के पास है 9 नंबर की राशि धनु और 12 नंबर की राशि मीन। शुक्र के पास है, शुक्र के पास जाएंगे तो 2 नंबर की है वृषभ राशि और 7 नंबर की है तुला राशि। अगर इसको आप ध्यान से समझें तो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ये एक एक राशि के अधिपति हैं। इनके पास जो राशियां हैं वो सिंगल हैं। सूर्य के पास जो राशि है 5 नंबर की राशि है सिंह राशि, और चंद्रमा के पास जो राशि है वो 4 नंबर की कर्क राशि है। इनके पास एक हाउस है, ये लोग बहुत गरीब हैं, इनके पास सिर्फ एक घर, ये एक ही घर के मालिक हैं। बाकी के मंगल बुध गुरु शुक्र, इनके पास जो ग्रह है इसमें शनि तो लिखा नहीं गया, शनि के पास भी 2 घर है। शनि के पास जो है 10 नंबर की
मकर राशि है और 11 नंबर का कुंभ है। राहु और केतु, ये दो और बचते हैं। इनको किसी भी राशि का आधिपत्य प्राप्त नहीं। ये जिसके पास बैठेंगे उसकी नेचर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये किसी राशि के स्वामी नहीं होते। इनके विषय में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि आखिर राहु और केतु बनते कैसे। हमारे जो शास्त्रों में कहानियां हैं वो तो हम लोगों ने सुन रखी है, पर जो हम ज्योतिष में जिसे राहु और केतु कहते हैं, वो दो पॉइंट्स होते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। बाकी के जो, अब इसमें एक चीज और समझने की बात है। सूर्य और चंद्रमा को जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो ग्रहों में गिनती करते हैं, तो कभी भी कंफ्यूज मत कर दिएगा। साइंस की भाषा में सूर्य एक स्टार है और चंद्रमा क्या, चंद्रमा को उपग्रह कहते हैं। सो वी शुड नेवर गेट कंफ्यूज्ड। और सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है। जो एनर्जी होती है ना वो सूर्य से आती है। पूरे पृथ्वी पे जो ऊर्जा है उसका एकमात्र स्रोत सन है। और इसमें होता क्या है कि हमारी ज्योतिष जो हमें बताती है कि सूर्य व्यक्ति की आत्मा का कारक है। अब आत्मा के विषय में क्या पढ़ाया जाता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तु, न शोष्यति मारुतः, अजो अयम शाश्वतो न हन्यते न हन्यमाने सति। ये जो आत्मा है ये शाश्वत है, अजर है, अमर है, और इसको शरीर से हनन होने पे इसका कुछ नहीं होगा। आपकी जन्म कुंडली का सूर्य जो है आप आत्मा, सूर्य का संबंध मनुष्य की आत्मा से है, चेतना से है। सूर्य व्यक्ति का सोल है। अब इसको बहुत आसानी से समझें हम लोग। किसी भी जातक का अगर सूर्य बलवान है, अब सूर्य बलवान कैसे होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, वह बहुत एनर्जेटिक होगा। उसकी जो ऊर्जा होगी, सूर्य संबंधों में व्यक्ति का पिता है। सूर्य द फादर ऑफ द मैन, तो पिता के संबंध भी सूर्य बताता है। इन रिलेशनशिप सन डिपिक्ट द फादर। सो पिता के साथ संबंधों को भी पता चलता है। तो आपको क्या करना है, जो हम डेली आपको पढ़ा रहे हैं उसको 2-3 बार याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। नेवर एवर पुट एनी प्रेशर फॉर मेमोरी। कभी भी ज्योतिष को याद करके नहीं पढ़ना। अगर आप याद करके पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी और भूल जाएंगे। आपको करना क्या है, तो उसको सिर्फ पढ़ लेना है, उसको याद नहीं करना। जब आप उसको पढ़ लेंगे बस, वन एट अ ग्लेंस, एक बार, 2 बार, 3 बार लिख लीजिए, डोंट पुट प्रेशर। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसको पेज पे लिख करके अपने पास रखे रहिए। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ज्योतिष के क्षेत्र में जब आप प्रवेश कर जाएं, आप लोगों को कुंडली देखने लगे, वो ऑटो मोड में आपको याद हो जाएगा। उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर शुरू के स्टेज में आपने ये प्रेशर डाल लिया कि नहीं मुझे याद ही करना है, और याद करने को आपने ज्योतिष समझ लिया, तो आपसे अच्छा ज्योतिषी तो गूगल होगा। उसको किसी भी पूछे मेष राशि का स्वामी क्या है, तुरंत बताएगा गूगल, मंगल है। पर गूगल इज नॉट अ ज्योतिषी, वो तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। तो हमें सूचना के संग्रह केंद्र के रूप में अपने आप को नहीं बनाना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ढेर सारी सूचनाएं हैं वो कुछ नहीं कर सकता। हमें क्या करना है, चीजों को समझने का प्रयास करना है। अब समझना क्या है, आज की कक्षा की जो मूल समझ है फिर से हम दोहरा देते हैं, क्या समझेंगे आप? आज की कक्षा की मूल समझ है कि जो हमारी कुंडलियां होती हैं उसमें राशियां जो है लिखी नहीं रहती, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। और नंबर्स मिलते कहां से? जो राशि जिस नंबर पे आती है वही उसका नंबर हो जाता है। जो हमारे पास कुल 12 राशियां हैं और एक राशि की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री। सो मेष राशि इसका स्वामी, मेष राशि 1 नंबर की राशि, 1। कुंडली में जहां 1 लिखा होगा हमें समझना है ये मेष राशि है। जहां 2 लिखा होगा हमें समझना होगा वृषभ राशि। जहां 3 लिखा होगा वो मिथुन राशि है। जहां 4 लिखा होगा वो कर्क राशि है।
जहां 5 लिखा होगा वो सिंह राशि है, जहां 6 लिखा होगा वो कन्या राशि है, जहां 7 लिखा होगा वो तुला राशि है, जहां 8 लिखा होगा वो वृश्चिक है, जहां 9 है वो धनु है, जहां 10 है वो मकर है, जहां 11 है वहां कुंभ है, जहां 12 है वहां मीन है। ये तो हो गए राशियों के नंबर्स। हर राशि का कोई ना कोई ग्रह मालिक है, उसको भी एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, राशियों की एक प्रकृति होती है, नेचर ऑफ द राशि, किस राशि का की क्या प्रकृति होती है, राशियों का नेचर। हमारे पास जो राशियां होती है ना, उनको जो नेचर हमने दे रखा है वो है फायर, आप अग्नि कहते हैं, पृथ्वी, अर्थ, एयर, वायु, वाटर, जल। सो कुल 4 भागों में हमने डिवाइड किया, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। जो 1 नंबर की राशि है, 1 नंबर की राशि क्या है, मेष, वो अग्नि तत्व की है। 2 नंबर की राशि क्या है, वृषभ, ये पृथ्वी तत्व की है। 3 नंबर की राशि क्या है, मिथुन, ये वायु तत्व की है। और 4 नंबर की राशि कर्क, ये जल तत्व की है। फिर 5 नंबर की राशि सिंह, अग्नि तत्व की। 6 नंबर की राशि कन्या, पृथ्वी तत्व की। 7 नंबर की राशि तुला, वायु तत्व की। 8 नंबर की राशि वृश्चिक, जल तत्व की। 9 नंबर की राशि सिंह, अग्नि तत्व की। 10 नंबर की राशि मकर, पृथ्वी तत्व की। 11 नंबर की राशि कुंभ, वायु तत्व की। और 12 नंबर की राशि मीन, ये जल तत्व की। ये जो 4 फोल्ड डिवीजन है अग्नि, इंपॉर्टेंट है, ये राशियों के स्पेसिफिक गुण को बताता है। मेष राशि फायर एलिमेंट की, फायर का मतलब क्या है, अग्नि में उग्रता होती है, अग्नि में तेज होता है, अग्नि में उष्णता होती है, अग्नि में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। तो ये जो अग्नि तत्व के लोग होंगे, इनको अगर कोई एग्रेसिव काम आप देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। इनको आप कोई ऊर्जा का काम दीजिए, कोई युद्ध का काम, देखिए ये कितने अच्छे से करते हैं। बिल्कुल थकेंगे नहीं, बिल्कुल हारेंगे नहीं। पृथ्वी तत्व, वृषभ, कन्या और मकर, ये 3 राशियां जो हैं, 2, 6, 10, इनका पृथ्वी तत्व होता है। ये जो 2, 6, 10 नंबर की राशियां होती हैं, इनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत होती है। पृथ्वी की आती, धैर्य छोड़ो, सिर पर इतना ही होगा। जो पेशेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी के अंदर एक गुण होता है, अगर उसके हम एक बीज दें तो पृथ्वी क्या बना देगी, वृक्ष बना देगी, प्लांट बना देगी। सो पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होता है। पृथ्वी अग्नि तत्व भी ट्रांसफॉर्म करता है, उसे लकड़ी देंगे तो राख बना देगा। लेकिन जो पृथ्वी तत्व होता है, वो रचनात्मक परिवर्तन करने में बहुत सहायक होता है, क्रिएटिव इनोवेशन। इनको अगर आप एक बीज देंगे तो वृक्ष बना के दे देंगे आप। इनके अंदर स्थायित्व बहुत होता है, धैर्य बहुत होगा, ये बहुत भारी से भारी काम कर लेंगे। कोई काम जो स्थिर रह के किया जाता है, पृथ्वी तत्व के लोग बहुत अच्छे से करते हैं, बिना किसी डिफरेंस से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत तेजी से वो काम करेंगे। न सिर्फ काम करेंगे, बल्कि उस काम में सफल भी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी क्षमता होती है पृथ्वी तत्व के लोगों के बीच। अब अगर वायु तत्व के लोगों के बारे में जानेंगे, मिथुन, तुला, कुंभ, वायु का क्या गुण होता है, वायु का सबसे बड़ा गुण होता है एक्सपेंशन, फैलाव, बहुत तेजी से फैलते हैं लोग। तो फैलाव का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो है एडॉप्टेबल होते हैं, ऐसे लोग जो है कल्पनाशील बहुत होते हैं, इनके अंदर कल्पनाएं बहुत होती हैं, और इनकी कल्पनाओं का स्तर जो है काफी ऊंचा होता है।
बहुत तेजी से ये किसी भी क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। कल्पनाशीलता जो है मनुष्य को बहुत तेजी से सफलता देती है। अगर इनको आप कहेंगे बुक राइटिंग करना, बहुत अच्छा लिखेंगे। इनको कहेंगे कि कोई काम आप करिए जिसमें आपको डायरेक्शन देना हो, बहुत बढ़िया देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते हैं। इनके इनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत होती है, और उसी के बलबूते ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर की राशि जल तत्व में जाएंगे तो ये इमोशनल होते हैं, ये भावना प्रधान होते हैं। इनके अंदर भावनाएं फूट फूट के भरी होती हैं। ये भावुक बहुत जल्दी हो जाएंगे, ये दूसरे के दुख में दुखी हो जाएंगे। तो ये जो भावना प्रधान होते हैं ना, ये संत बहुत अच्छा बनते हैं। भाई ये दूसरे के दुख से दुखी होंगे। जो व्यक्ति दूसरे के दुख से दुखी होगा, दूसरे के सुख से सुखी होता है, ऐसे जातकों के जीवन में पूरी तन्मयता से आप देखिए सफलता आती है। दे आर वेरी मच काइंड हार्टेड। इनका हृदय जो है दूसरे के दुख की वजह से रोने भी लग सकता है, दे कैन क्राई ऑल्सो। भावना होती है। जल का एक और गुण होता है, जल को आप चाहे गिलास में रखिए तो गिलास बन जाएगा, लोटा में रखिए लोटा बन जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी बन जाएगा, समुद्र में रखेंगे तो समुद्र बन जाएगा। बहुत ही एडॉप्टेबल होते हैं। इनको जो है सांसारिक विरोध दबा नहीं पाता। ये जो जल तत्व की राशियां हैं, ये संसार के विरोधों से डरती हैं, अडॉप्टेबल, खुश। और जल का एक और गुण है, अगर जल न दिया जाए किसी व्यक्ति को तो क्या होगा, बेचारा प्यास से मर जाएगा। तो सृष्टि में जितना भी आप देखे होंगे ना, करुणा, दया, ममता, इमोशंस, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, ये सभी जल तत्व का ही कार्य है। ये जल तत्व ही है जो आज मानव को मानव बना करके रख रहा है। अब आप आपके पास पानी ना हो तो खाना भी नहीं बना सकते। सो जल तत्व एक महानतम है। ये जितनी जल तत्व की राशियां होती हैं, सृजन बहुत सृजनशील होती हैं, बहुत क्रिएटिव होती हैं। ये हमेशा दूसरे के दुखों से दुखी हो जाती हैं, और ये कोशिश करती हैं, जैसे हर व्यक्ति की इच्छा होती है ना, आई शुड डू समथिंग फॉर द बेटर ऑफ द वर्ल्ड। दे ऑलवेज थिंक टू डू समथिंग बेटर इन द वर्ल्ड। सो इसकी वजह से अब ये जो फोर फोल्ड डिवीजन है, अब इसमें देखिए आपको करना क्या है। हमारे पास जो राशियां हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब आप लिखना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको मिल गया एक सेपरेशन। देखिए, कोई भी मनुष्य अगर जीवन में महान बनना चाहता है तो ऐसे मनुष्यों को सबसे पहले किसका त्याग करना चाहिए? उन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए जो उनकी राशियों से संबंधित न हो। 1 5 9 नंबर की जो राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां हैं। अगर ये अपने जीवन में जल तत्व को अडॉप्ट करेंगी तो ये सफल हो पाएंगी? कभी नहीं हो सकती, नेवर। ये सफल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इनका नेचर ही नहीं है। इनकी प्रकृति में उदंडता भर गई है। ये उग्र हैं, ये तेजस्वी हैं, ये ओजस्वी हैं। तो इनको क्या सिर्फ अपने तत्वों में ही रहना है। जब आप ज्योतिष को समझेंगे, ज्योतिष को जानेंगे, सो वेयर आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट? ज्योतिष को समझने के बाद, ज्योतिष को जानने के बाद पहला प्रयोग हम खुद पे ही करेंगे। और जब हम अपने जीवन में उन प्रयोगों से सफल हो जाएंगे तो दूसरों को भी बताएंगे, यू शुड ऑल्सो डू इट। वही व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। तो राशियों को समझाने का मेरा एक केवल एकमात्र उद्देश्य है। उसको समझिए। ये जो 4 4 डिवीजन हुआ है, आप चेक करो, फ्रॉम विच कैटेगरी डू आई बिलोंग। अब मुझे उस वही अडॉप्ट करना है जो मेरा नेचर है। अब शेर को शाकाहारी बनाएंगे, हो सकता है ले जाके घास भूसा डाल, ये शेर मर जाएगा, घास भूसा वहीं पड़ा पड़ा रहेगा। अब बकरी को अगर अब आप मांसाहारी बनाएंगे, बन पाएगी? कभी नहीं, उसको चाहिए घास भूसा ही। उसी तरह हर राशियां अपने प्रकृति के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करती है।
एक अच्छे ज्योतिषी को अपने जातक की राशि का ज्ञान होना आवश्यक है और उसको उसकी प्रकृति में डाले, एंड ही शुड अडॉप्ट दैट। अगर वह व्यक्ति अपनी प्रकृति को नहीं अडॉप्ट करेगा, व्हाट विल हैपन? उस व्यक्ति के जीवन में प्रगति की संभावना शून्य हो जाएगी। क्यों? वेरी सिंपल रीजन। जल तत्व और वायु तत्व, इनको आप देखिए, ये फ्लो करते हैं। जल भी फ्लो करता है, जल को भी हम लोगों ने पढ़ा ना, लिक्विड हैज टू स्टेट, वी कॉल देम फ्लूइड, गैसेस एंड देन लिक्विड्स। तो ये जो फ्लो का नेचर होता है, फ्लो का नेचर जो है व्यक्ति को जीवन में क्रिएशन की तरफ ले जाता है। क्रिएशन का मतलब समझिए कुछ रचनात्मक कौशल। अगर ये रचनात्मक कौशल नहीं करेंगे तब क्या होगा? इनके जीवन में डेवलपमेंट होगा ही नहीं। कभी कभी आप किसी घर जाइए डिनर में, देखिए सैलड को, खीरे को काटने से सैलड बनता है, टमाटर को काटने भी बनता है, ऑनियन को काटने से बनता है, पर जो उसकी सर्विंग होती है उसको देख करके उस घर की लेडी के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। नॉट ओनली लेडी, अगर पुरुष ने काटा है तो उसके बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। भाई सैलड इज सिंपल थिंग, उसको काटना है, मुंह में डाल के चबाना है, बट उसमें ब्यूटिफिकेशन का जो पार्ट होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो निश्चित रूप से आप जानेंगे कि ये जो राशि है जिसने अच्छे से काटा सैलेड, शी माइट बी बिलोंगिंग फ्रॉम एयर एलिमेंट और जल एलिमेंट, बिकॉज क्रिएशन उसमें है। और जो पृथ्वी तत्व के लोग होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू यूटिलाइज वेरियस रिसोर्सेज टू मेक समथिंग न्यू। ये बहुत सारी यूजलेस चीजों को, अब जैसे देखिए, पृथ्वी में हम एक बीज डालें, पानी दें, खाद दें, धूप दें, चार चीज मिल गई ना, सनलाइट, वाटर, एयर एंड गुड कंडीशन, a seed will convert into plant, सिंपली। मतलब अगर इन चारों को अलग अलग करते हैं, आप अर्थ को अलग कर दीजिए, सीड को अलग कर दीजिए, सनलाइट को अलग कर दीजिए, वाटर को अलग कर दीजिए, एयर को, नथिंग विल हैपन, कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन जैसे ये चारों मिले, एक नया वृक्ष बन गया। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन की क्वालिटी होती है। ये अपने हर अवगुण को अपना गुण बना लेते हैं, इनके अंदर की हर कमजोरी इनकी स्ट्रेंथ हो जाती है। सो हर राशि में कुछ ना कुछ है। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक इट रियलाइज। आपको इसको अनुभूत कराना होगा कि हाँ, आपके अंदर ये क्षमता है, आप इसे कर सकते हैं। अभी भी आप कुछ लोगों को पाते होंगे कि 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड की रील बना रहे हैं विद देयर होल फैमिली, एंड नाउ दे आर सक्सेसफुल, अर्निंग 1 लाख 2 लाख रुपीज पर मंथ। और एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, उसको 500 रुपए भी नहीं मिलते। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक का पृथ्वीत्व इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने अपनी जो एबिलिटी थी, विच वाज ड्रॉबैक, उसको उसने अपना हथियार बना दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारा ये जो सत्र है 1 मिनट 46 सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी हम स्टार्ट करेंगे केवल 10 मिनट। उसमें आपके पास कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं प्रश्न होगा तो हम लोग शांति पाठ करेंगे, अगले कक्षा के विषय में समझेंगे कि वो क्या पढ़ना है, क्या करना है। और बस यही है, 1 मिनट 28 सेकंड में मीटिंग समाप्त हो जाएगी। आज की क्लास की वीडियो को हम अपलोड करेंगे, उसको फिर से आप देखने का प्रयास करिएगा। आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए। इसके बाद भी ये मीटिंग ऑन रहेगी, आप लोग फिर से जुड़िएगा। जिनके प्रश्न छूट जाएंगे उनके आपके में से किसी के पास कोई जिज्ञासा है जिसे आप पूछना चाहते हैं, या फिर आपको अच्छे से समझ में आ गया? बीना जी, आज की क्लास आपको समझ में आई? हाँ जी, पूरी क्लियर समझ में आई है। वेरी गुड, वेरी गुड। गुरु प्रसाद नाथ जी, आपको समझ में आ गया? गुड। संदीप सोमवंशी, आप समझ पाए? यस सर, आ रहा है गुरुजी। बहुत बढ़िया सर। नवरत्न भार्गव जी, आपको समझ में आए? पंडित मनोज कुमार जी, आपको वीडियो दिखने के लिए ऑन कर सकते हैं? हाँ ठीक है। मनोज, आप समझ पाए? आज दीपक मलिक जी, कुमार संजय जी, आप सभी को समझ में आ गया? हम लोग थोड़ा सा शांति पाठ करते हैं। लंब कमर सीधी करके बैठी, आंखों को बंद कर ली। बहुत अच्छा समझ आया, बहुत अच्छा सर, आपके चरणों में प्रणाम है सर। हरिओम हरिओम। मैं ओ माफी चाहता